Hello my dear student and friends, welcome to my YouTube channel ब्रिजेश पांडे सर प्रयागराज। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संपन्न होने वाली परीक्षा के बारे में चर्चा करने आए हैं। परफेक्टली कंप्लीट वीडियो के साथ हम आपके साथ आए हैं, आपके सामने आपको पूरी जानकारी के तहत पूरी तरह से पूरे पैटर्न को पूरी तरह से बता सकें। यदि आप नए हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंस है। या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे कि मेंस में जो लिखने के तरीके होते हैं उसको कैसे राइटिंग किया जाए, किस प्रकार से लिखा जाए। बहुत सारे लोगों को न तो पैटर्न के बारे में जानकारी होता है, न ही जो तैयारी करते रहते हैं लेकिन उन्हें ठीक से पैटर्न के बारे में भी नहीं पता होता है। तो हम यहाँ पैटर्न के बारे में भी चर्चा करेंगे और हम अंतिम में आपको बताएंगे कैसे चयन होता है और कैसे इसका प्रमोशन होता है। साथ ही साथ लेखन शैली आपकी कैसी होनी चाहिए। क्या आप कई पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं लिखते वक्त, या एक ही पेन से इस्तेमाल कर लिख सकते हैं मेंस? क्या कोई इस पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो हम इन सभी के बारे में आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, साथ ही जीएस का, इकोनॉमिक्स जीएस का जो है ऑनलाइन बैच लाइव क्लास के माध्यम से हम आप सबको प्रोवाइड करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जीएस, इकोनॉमिक जीएस, प्री कम मेंस और साथ ही साथ वीडियो लेखपाल, यूपीएसआई या यूपीपी या एसएससी बैंक, रेलवे या ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए भी तैयारी है। चाहे वो आप टेट दे रहे हो या पेट दे रहे हो या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए हम जीएस का ऑनलाइन बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी फीस प्रति माह 500 रुपये है। पर मंथ 500 रुपये फीस है। आप हमारे दिए गए नंबर पर सारी जानकारी ले सकते हैं। 7668484931 पर इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन बच्चे यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप सापेक्ष एकेडमी में आ सकते हैं, और अगर तो आप दूर के हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फोन या कॉल के माध्यम से। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम आपके पास सामने लाए हैं, बात करने वाले हैं लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, इसको कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, संक्षेप में इसको कहा जाता है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। लोक सेवा आयोग, जैसा कि आप जानते हैं, भारत ये संवैधानिक हमारे भारतीय संविधान में इसका भली भांति वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 315 से 323 तक में इसका भली भांति भाग 14 में वर्णन किया गया है। लोक सेवा आयोग जिसको हम पीएससी कहते हैं, ये 3 है। एक जो केंद्र में होती है, केंद्र सरकार जिसके संपन्न कराती है, केंद्र सरकार के अंडर में निकलने वाली वैकेंसी, इसको हम कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। इसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है आईएएस, और दूसरा होता है कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये देखिए
देखिए भारत में इसका गठन नहीं हुआ है, जैसा कि 2022 पीसीएस में 2019-20 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है कि लोक सेवा आयोग, क्या भारत में लोक सेवा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो नहीं किया गया है। और किस कारण से नहीं किया गया है? कि 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में सहमति नहीं दिए हुए हैं। यदि आपस में सहमति दे देते तो सीपीएससी या कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर दिया जाता, लेकिन ये भारत में नहीं है। और तीसरा आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो इसी को कहते हैं यूपीपीएससी, बिहार में रह रहे हैं तो इसको कहते हैं बीपीएससी, उत्तराखंड में रह रहे हैं तो इस तरह से सभी, एमपी में रह रहे हैं तो तमाम राज्यों के नामों से इसको संबोधित किया जाता है। अब हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आईएएस के पैटर्न के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। इसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो लोक सेवा आयोग का यह एक भाग है जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं को संपन्न करता है। इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है पीसीएस। इसको कहते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। प्रांतीय सिविल सेवा। देखिए यहां सिविल का मतलब आप जान लीजिए, सिविल का मतलब होता है नागरिक। तो ये एक प्रकार की नागरिक सेवा है जो लोग भर्ती होकर के ज्वाइन करते हैं परीक्षा के माध्यम से। वो सब जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं। पीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, ये पीसीएस इसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। और पीसीएस का सबसे बड़ा पोस्ट होता है एसडीएम। अभी हम इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एसडीएम, अब ये जो यूपीपीएससी है, ये पीसीएस की परीक्षा कैसे संपन्न कराती है? तो देखिए इसके कुछ अधीनस्थ परीक्षाएं भी हैं। अधीनस्थ, इसको हम कहते हैं लोअर, जो इसके अधीन आता है। अधीन क्या आता है? लोअर की जैसे परीक्षा, आरओ या आरओ की परीक्षा, ये सभी लोक सेवा आयोग के अधीन आने वाली परीक्षाएं हैं। इसके भी लोक सेवा आयोग परीक्षाएं संपन्न कराता है। अब हरा लोअर की परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वजह अधीनस्थ में चला गया है, यूपी SSSC कराने लगा है। देखिए पीसीएस का जो पैटर्न है, पैटर्न ये है त्रिस्तरीय। इसमें क्या होता है? प्री होते हैं, फर्स्ट सेकंड में मेंस होता है और थर्ड में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू, प्रीलिम्स इसको कहते हैं, इसको मेंस कहते हैं, या प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। अब प्री जो परीक्षा होती है, ये प्री, इसके पैटर्न में 2012 से बदलाव किया गया। 2012 से जब बदलाव किया गया तो इसमें पहले क्या होता था कि एक पेपर जीएस होता था और दूसरा होता था सब्जेक्ट का प्री में। वो सब्जेक्ट हटा करके सी सैट लाया गया। सी सैट,
सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं इसको। ये सिविल सर्विसेज या सीसेट ये जीएस सेकंड के नाम से जाना जाता है। जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड अब 2012 से पैटर्न पर परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। प्री में ये दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, 2 पालियों में, एक सुबह और दूसरा शाम। एक सुबह पेपर होता है और दूसरा शाम को दोपहर में होता है। तो इस प्रकार 2 पालियों में 2-2 घंटे का पेपर होता है। जीएस फर्स्ट में कुल 150 क्वेश्चंस आते हैं। जीएस फर्स्ट में 150 क्वेश्चंस आते हैं और ये 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स। और जीएस सेकंड में ये 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी 200 नंबर का ही होता है। ये दोनों पेपर 2-2 घंटे में होते हैं, एक सुबह होता है और एक शाम होता है। जीएस फर्स्ट सुबह और दूसरा दोपहर में शाम। तो लेकिन जीएस सेकंड केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसमें केवल और केवल पास करने के लिए रखा गया है कि आप इसे क्वालिफाई करना कंपलसरी है। जीएस सेकंड, जीएस जो फर्स्ट है, इसी जीएस फर्स्ट के आधार पर आपकी प्री की मेरिट बनती है। प्री की मेरिट जीएस फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनती है। अब 2018 के बाद 2019 से 1/3 माइनस मार्किंग कर दिया गया है परीक्षा में। अब 2019 से माइनस मार्किंग 1/3 कर दिया गया है और इस जीएस फर्स्ट पर आपकी अब मेरिट डिसाइड की जाती है। यदि आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट में आप आ जाते हैं, तब आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। तो आइए हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा पहले और अब के क्या अंतर है और क्या क्या है। जब आप मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं तो मुख्य परीक्षा में आप मेंस की परीक्षा भी 2 पालियों में होती है, सुबह 9 to 12 और 2 to 5 PM। इस प्रकार मॉर्निंग और इवनिंग 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होती है प्रत्येक दिन। और मेंस 3 आवर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। एक पेपर 3 घंटे का होता है मेंस का। मेंस में कुल 8 पेपर होते हैं, टोटल 8 पेपर होते हैं और 1500 नंबर का होता है। मेंस आपका 1500 नंबर का होता है, 8 पेपर कुल होते हैं। 8 पेपर में प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है और 2 पालियों में होता है परीक्षा। पेपर जो होता है वो होता है जैसे सामान्य हिंदी। जो सामान्य हिंदी का पेपर है, ये इसमें कुल 8 प्रश्न आते हैं और ये 8 के 8 प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होते हैं। ये 150 अंकों का होता है। ये पेपर 150 अंकों का होता है, 3 घंटे में आपको करने होते हैं। दूसरा पेपर आपका होता है निबंध का। ये निबंध का पेपर, इसमें कुल 3 खंडों में ये विभक्त होता है। ये खंड वाइज होता है, खंड ए, खंड बी और खंड सी। सभी खंड से केवल एक एक प्रश्न करने होते हैं और एक एक प्रश्न कुल 3 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 50-50 अंकों का होता है।
प्रत्येक प्रश्न 50-50 अंकों का होता है। यह भी पेपर कुल 150 अंकों का होता है। प्रत्येक निबंध का जो एक क्वेश्चन है वो 700 शब्दों तक, इसकी जो शब्द सीमा होती है वो 700 वर्ड, 700 शब्दों तक होती है। तो 700 शब्दों तक आप लिख सकते हैं मेंस का एक क्वेश्चन। इस प्रकार निबंध का जो पेपर है वो आप देखिए, पेपर हिंदी और इंग्लिश और उर्दू तीनों माध्यम में दिया जाता है। लोक सेवा आयोग का पेपर प्रायः हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कंपलसरी है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ही आप परीक्षा को मेंस में दे सकते हैं, चाहे जिस माध्यम से आप दें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तीसरा जो पेपर होता है वो होता है जीएस का। देखिए 2018 के पूर्व या 2018 तक इसमें क्या होता था कि सामान्य हिंदी और निबंध के पेपर के पश्चात जीएस के 2 पेपर होते थे। अब क्या है, जीएस के 4 पेपर होने लगे। पहले वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट रखे जाते थे। अब क्या हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 रख दिया गया था, घटा करके 1 रख दिया गया था। और जो जीएस के 2 पेपर थे उसको बढ़ा करके 4 पेपर कर दिया गया। 4 पेपर, जिसे जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ कहा गया। जीएस फोर्थ में नीति शास्त्र को रखा गया, जिसको आप नैतिक कहते हैं। तो इस प्रकार इथिक्स चौथे पेपर में आता है। हम जो विषय पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स, वो जीएस थर्ड में मेंस में आता है। जीएस थर्ड में मेंस में ये इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमी जीएस थर्ड पेपर्स में आते हैं। अब ये देखिएगा, प्रत्येक पेपर 200 अंकों के होते हैं। इस प्रकार जीएस कुल 800 अंकों का होता है। जीएस कुल 800 अंकों का होता है और ये 3-3 घंटे में संपन्न होने वाली एक पेपर की परीक्षाएं हैं। इसमें 2 खंड होते हैं। इसमें 2 खंड होते हैं, खंड ए और खंड बी। जीएस के प्रत्येक पेपर में कुल 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस करने होते हैं और 20 क्वेश्चंस, पहला होता है लघुत्तरी। खंड ए में लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। ये लघुत्तरी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों के होते हैं और कुल 10 प्रश्न करने होते हैं। कुल 10 प्रश्न करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों के होते हैं, जबकि इसकी शब्द सीमा होती है 125। और जो खंड बी है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसकी प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 200 है और प्रत्येक, इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस 12 नंबर के होते हैं। इस प्रकार 12 दहा में 120 और 10 अठे 80 बराबर 80 और 120 बराबर 200 अंकों का प्रत्येक पेपर संपन्न होता है। अब जो बदलाव किया गया 2023 में, अब 2023 की परीक्षाओं के पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया। अब जीएस के बाद जो पेपर ऑप्शनल पेपर होता था, अंतिम पेपर ऑप्शनल होता था। इसमें 2 पेपर होते थे। यह भी 3 घंटे में होने वाली परीक्षा है। 200 अंकों के ही होते थे पेपर। और खंड ए और खंड बी में भी इसी तरह से वो भी विभक्त था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। 2018 से इसको किया गया था एक ऑप्शनल, लेकिन अब 2023 से अब इसे हटा दिया गया है और इसके स्थान पर यूपी स्पेशल जोड़ दिया गया है। यूपी स्पेशल में भी 2 पेपर होंगे और ये दोनों पेपर ठीक उसी ऑप्शनल पेपर के अकॉर्डिंग ही पैटर्न रहेगा परीक्षा का।
200 अंकों के ही होंगे। खंड ए और खंड बी में भी ये विभक्त हुए। अब आने वाली परीक्षा में क्लियर हो जाएगा खंड ए खंड बी में विभक्त होंगे या किस तरह से होंगे, लेकिन खंड ए खंड बी में होंगे विभक्त। ये परीक्षा कुल इस प्रकार 150, 150, 300 और 800 जीएस, 8 3 1100 और ये 4 1500 नंबर का मेंस का पेपर होता है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, मेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके पश्चात, मेंस के पश्चात आपका तीसरा स्टेप आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार 100 अंकों का होता है, 100 अंकों का होता है। अंतिम चयन मेंस प्लस इंटरव्यू, इस नंबर के इन्हीं दोनों के मार्क्स को जोड़ करके कट ऑफ तैयार किया जाता है, मेरिट बनती है और इसी मेरिट से आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका चयन होता है। सामान्यतः देखिए 60-65% पर आप इस पेपर से सबसे बड़े पोस्ट आप पा सकते हैं एसडीएम। सबसे बड़ा पद आपका है एसडीएम पीसीएस का, और इस पद को पाने के लिए अगर आप 900-950 नंबर तक आप मेंस और इंटरव्यू मिला करके पाते हैं तो आप सामान्यतः एसडीएम पद के हकदार हो सकते हैं। मेरिट पर डिपेंडेंट करता है, परंतु एक अनुमान के तहत हम बता सकते हैं कि अभी देखिए 22 में भी यही इसी तरह से मेरिट गया है और इसके पहले भी, तो कभी कभी कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन 900 के ऊपर है। 900 950 अगर आपका मेंस में है नंबर और कुछ इंटरव्यू में भी आपका नंबर, तो दोनों का मिल करके आपका अगर 950 या उससे ऊपर जाता है तो आप कंफर्म है कि एसडीएम पद प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप एसडीएम पद पर चयन आपका हो जाता है तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका चयन अब लोक सेवा आयोग में हो चुका है, तो कभी ये भूलिएगा मत कि केवल आप एसडीएम, केवल आप पीसीएस की परीक्षा से ही नहीं बन सकते हैं, आईएएस की परीक्षा को भी दे करके आप अर्थात यूपीएससी के तहत भी एसडीएम पद का चयन होता है। तो ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है, ये राज्य सरकार की वैकेंसी है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स में थोड़ा सा प्रमोशन क्या होता है, लेट होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, लंबे समय के पश्चात प्राय 10-12 सालों पर इसका प्रमोशन होता है। नहीं, आईएएस में यदि आप एसडीएम बनते हैं तो आप बहुत जल्दी जल्दी 4-5 सालों के अंतर्गत प्रमोशन होता है, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है, अतः आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, उच्च पदों तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आप पीसीएस में यदि एसडीएम बनते हैं तो थोड़ा सा आपको 2-3 प्रमोशन ही आपके जीवन काल में लग पाता है, ज्यादा से ज्यादा 4 प्रमोशन 3 प्रमोशन ही लग पाता है। अगर कोई कम एज में बहुत हो गया तो उसका 4 प्रमोशन लग जाता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। तो पीसीएस में थोड़ा सा राज्य स्तरीय परीक्षाओं के थ्रू जो उसका प्रमोशन होता है वो थोड़ा सा धीरे धीरे होता है, लेकिन एसडीएम पद दोनों परीक्षाओं के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब एसडीएम जब आप बन जाते हैं तो एसडीएम बनने के पश्चात आपका चयन होता है। तो आइए हम बात करते हैं एसडीएम, इसको कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एसडीएम को कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एसडीएम
पद पर यदि आप 7-8 साल कार्य किए होते हैं तो एसडीएम पद पर कार्य करने के पश्चात आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है सिटी मजिस्ट्रेट। सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर आपका पहला प्रमोशन होता है और जब आपका पहला प्रमोशन हो जाता है सिटी मजिस्ट्रेट, तो सिटी मजिस्ट्रेट के पश्चात आपका एडीएम पद पर आपका चयन होता है। एडीएम पद पर आपका जो है प्रमोशन होता है। इसको कहते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये है एडिशनल एडीएम पद पर आपका प्रमोशन होता है सिटी मजिस्ट्रेट के पश्चात। सिटी मजिस्ट्रेट एडीएम के बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो सब देखिए महत्वपूर्ण है। एडीएम के बाद आपका प्रमोशन होता है सीडीओ और सीडीओ के बाद अंतिम प्रमोशन होता है डीएम पद पर। इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये देखिए डीएम और सीडीओ ये सभी पद आईएएस के हैं, लेकिन आप अगर पीसीएस की परीक्षा के माध्यम से एसडीएम बने हुए हैं तो आप आईएएस तक जा सकते हैं, अर्थात डीएम पद तक आपका जो है प्रमोशन हो सकता है। तो क्रम वाइज आपका प्रमोशन होता है एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और सिटी मजिस्ट्रेट के बाद एडीएम, एडीएम के बाद सीडीओ और सीडीओ के बाद डीएम पद तक आपका चयन, आपका प्रमोशन होता रहता है। तो इस प्रकार पीसीएस की परीक्षा में यदि आप देने जा रहे हैं तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए पेपर में किस प्रकार से लिखना चाहिए, मेंस के पैटर्न को किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो ये रहा आपका प्रमोशन। कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम आप सभी तक अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किए हैं। आशा है आप सभी को पूरा वीडियो देखने में मददगार होगा, साबित होगा। आगे आपकी परीक्षाओं में थोड़ा सा कुछ न कुछ सहायक होगा। पूरी तरह से जानकारी कम से कम आपको प्राप्त हो जाएगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने दिया आपको। अब देखिएगा जो चयन आपका हुआ है पीसीएस में, हमने कहा ये टोटल 1600 अंकों के माध्यम से मेंस और इंटरव्यू का जो 1500 प्लस 100 नंबर का मेंस और 100 नंबर 1500 का मेंस और 100 नंबर का जो इंटरव्यू होता है, इस प्रकार कुल 1600 अंकों का होता है। 1600 में ही मेरिट बनती है और इसी मेरिट के माध्यम से आपका चयन होता है। मेंस में देखिए बहुत सारे लोग भ्रांतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां होती है लिखने में। ये आपका पेपर है, कॉपी है, मान लीजिए आप इस कॉपी में आपको लिखना होता है। तो देखिए कॉपी का जो पैटर्न होता है, ये इतना भाग किस जो ऊपर है और जो आपका लेफ्ट साइड है, इसका ऊपर का अपवर्ड का 1/2 भाग और इधर लेफ्ट साइड का राइट साइड 1/2, ये पार्ट होता है कॉपी का। इस कॉपी में आपको लिखना होता है मेंस। तो मेंस देखिए आप कई पेपर में आप कई पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा लिख सकें, कि बहुत ज्यादा आप पेन का इस्तेमाल करेंगे। पेन का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा टाइम जाता है, तो समय को बचाइए और एक ही पेन से आप लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब भी आप लिखना आरंभ करें तो मिडिल से आप आरंभ करें, और अगर आप हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग को आप अंडरलाइन ऐसे कर दीजिए। अंडरलाइन कर देने से क्या हो जाएगा, ये पता चल जाएगा, मूल्यांकनकर्ता की निगाह उस पॉइंट पर जरूर जाएगी जो जिसे आपने अंडरलाइन किया है। वो देख लेगा कि आपका वो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपने अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन ये हेडिंग रहा आपका। हेडिंग के जस्ट नीचे यहाँ मिडिल से आप आंसर लिखना आरंभ करिए और प्रत्येक पेज पर आप 3 से 4 पैराग्राफ बनाइए। एक पैराग्राफ आप
अपनी बात को समाप्त करें जहां पर और पूर्ण विराम लगाएं। उस पूर्ण विराम के बाद आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होता है कि कहां से पैराग्राफ चेंज करें। तो पैराग्राफ आप उस बिंदु से चेंज कर सकते हैं जहां पर आपने अपनी बात को संपूर्ण कर कंप्लीट कर दिया है कह करके, और आपने पूर्ण विराम का इस्तेमाल कर लिया है। यदि पूर्ण विराम का आपने इस्तेमाल कर लिया है तो आप वहां से अपनी पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। अगर एक ही पेन से आप लिख रहे हैं तो किसी के द्वारा, अगर किसी अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री या फिर राजनीति शास्त्री, कोई भी हो, इतिहासकार, किसी के माध्यम से किसी के अनुसार कहा गया है तो आप उसे, उस वर्ड को डबल इन्वर्टेड कामा में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है तो आप उसे सिंगल इन्वर्टेड कामा में इंडिकेट कर सकते हैं। और यदि आप बात कह रहे हैं लेकिन अभी लिखना कुछ शेष है, आधी बात ही कंप्लीट कर पाए हैं, तो आप कॉमा शब्द का इस्तेमाल करें, न कि पूर्ण विराम का। तो पूर्ण विराम का इस्तेमाल आप मत करिएगा, कॉमा शब्द का इस्तेमाल करिएगा। और जब आपकी बात कंप्लीट हो जाए तब आप पूर्ण विराम का इस्तेमाल कर दीजिए। तो ये आपके लिखने के तरीके होते हैं। एक ही पेन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कई पेन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय को बचाएं और अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें। जो रही बात 125 शब्दों का जो क्वेश्चन है, उसको आप 2 पेज तक बनाइए। 1.5 से 2 पेज तक आपका बनना चाहिए। 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं तो बेहतर हैंड राइटिंग होगी। और अगर आप 100 से 150 शब्दों तक ही आपकी शब्द सीमा होती है तो ये बेस्ट हैंड राइटिंग होगी। आपकी उस पॉइंट पर पकड़ बेहतर है, इसलिए आपने कम समय, कम शब्दों में ही उसको पूरी तरह से परिभाषित कर दिया है, लिख दिया है। ये सबसे बेस्ट आंसर राइटिंग है। 200 वर्ड की अगर है तो इसको आप 250 और 150 से ऊपर या 180 के आसपास से 200, 220 या 250 तक अगर आप लिखते हैं तो ये बेस्ट, सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका। तो इस प्रकार 2 से 3 पेज लॉन्ग क्वेश्चन, 1.5 से 2 पेज शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर लिखने चाहिए। और शब्द सीमा को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। यदि आप शब्द सीमा पर ध्यान नहीं देते हैं, शब्द को बहुत अधिक बढ़ाते हैं, 200 क्वेश्चन, 200 शब्दों के क्वेश्चंस को आप 400, 500 तक लिखते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपको उस प्रश्न पर गहन जानकारी नहीं है। आप केवल और केवल मूल्यांकनकर्ता को बझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, लगातार उसे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो पूछा जा रहा है उसे आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जब आप लिखते हैं तो अंत में, प्रश्न के जो अंत में आप लिखते हैं, तो अंत में जब आप आलोचना लिखते हैं तो आलोचना में क्या होता है, कमी को दिखाया जाता है। प्रश्न के पश्चात आलोचना करते समय कमियों को बताया जाता है कि क्या कमी रह गई है। लेकिन आलोचना करने के पश्चात कितने सारे लोग हैं कि अगर प्रश्न कहा है कि इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो यहीं पर ला करके छोड़ देते हैं। मेंस में आलोचना करके ही क्वेश्चन को, आंसर को समाप्त कर देते हैं। यहां तक आपको नहीं लिखना है। इसके आगे एक स्टेप होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष भी आपको बताना चाहिए। देखिए, आलोचना जो नकारात्मक होती है, ये नकारात्मक पक्ष होता है। इस नकारात्मक पक्ष के पश्चात निष्कर्ष में आप निष्कर्ष को सदैव सकारात्मक बनाना चाहिए। सकारात्मक बनाएं, अर्थात केवल कमियों को ही आप प्रदर्शित न करें, उसकी अच्छाइयों को आप प्रदर्शित करें। जैसे आप मान लीजिए, हम एक शिक्षक हैं, हम एक विद्यार्थी को डांट रहे हैं, हमने उसकी बहुत सारी कमियों का ही जिक्र कर दिया, तो कहीं न कहीं उस विद्यार्थी के अंदर भावना थोड़ी उसकी कमजोर हो जाएगी। वो हतोत्साहित होगा कि सर हमारी केवल आलोचना ही कर रहे हैं।
हमारी कमियों को ही उजागर कर रहे हैं। लेकिन यदि अंतिम में हम उसको ये कह दें कि नहीं बेटा फिर भी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, आपकी लेखन शैली बड़ी अच्छी है, आप मेहनत करिए, बहुत आगे जाएंगे, अर्थात अंत में थोड़ी सी यदि उसकी प्रशंसा कर दें हम, तो निश्चित रूप से वो हमारे प्रति बहुत ही सहानुभूति रखेगा और वो उसको लगेगा कि नहीं सर हम हमारी कमियों को ही केवल बताएं, हमें और बेहतर बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंत में हमारी वो बड़ाई की चर्चा की है, हमारी वो अच्छाई की ही बात किए हैं। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्रश्न का जो निष्कर्ष होना चाहिए वो सदैव सकारात्मक होना चाहिए, वो उस प्रश्न से मेल खाता हुआ होना चाहिए, ये दिखाए कि उस प्रश्न की या उस जो सिद्धांत के नियम कैसे हैं वो अच्छे हैं। इस प्रकार उस अच्छाइयों को ही उसके हम प्रदर्शन करें, उसकी अच्छाइयों को, ना कि बुराइयों को। तो निष्कर्ष में बुराइयां नहीं डालनी चाहिए। ये आपके जब आप उत्तर लिखते हैं, उत्तर के पश्चात जब निष्कर्ष मूल्यांकन करता पढ़ते हैं, तो निष्कर्ष के पढ़ने के पश्चात वो जब आपको मार्क्स देते हैं, तो ये निष्कर्ष यदि नकारात्मक वर्ड से परिपूर्ण होते हैं तो आपके नंबर्स में कमी आ जाती है, और यदि आप सकारात्मक देते हैं तो ये नंबर को बढ़ाने वाला होता है। निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे ठीक किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा से ज्यादा साज सज्जा कर दीजिए, मेकअप कर दीजिए, और मेकअप का अपना अपना स्थान सही तरीके से अगर आप डिसाइड न करें, आँख को कान को आँख पर लेते चले जाइए, जो चीज़ कान पे लगानी चाहिए वो आँख पे लगा दीजिए, तो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं गलत है। मेकअप आपने किया है लेकिन स्थान परिवर्तन कर दिया है, स्थान को सही तरीके से इस स्थान का चुनाव नहीं किया है। तो ठीक उसी तरह से आप उत्तर लिखते वक्त भी सही स्थान का चुनाव करें और कहाँ क्या लिखना है ये बेहतर नॉलेज के साथ जाएं। इनकम्प्लीट होकर के मेंस में ना बैठें और पूरी तरह से बारीकियों को समझ करके, रट करके नहीं, समझ करके ही आप इसके उत्तर को लिख पाएंगे। तो समझ करके आप मेंस देने जाइए, और आने वाली परीक्षाओं में जो लोग मेंस देने जा रहे हैं उन सभी के लिए हमारी बहुत ही जो है भगवान से प्रार्थना है कि वे सभी अच्छा करके आएँ, और आशा है कि हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए कुछ न कुछ मददगार साबित होगी, जिसमें कंप्लीट नॉलेज के साथ हमने आपको संपूर्ण जानकारी दिया है। तो आने वाली परीक्षाओं में जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए भी आशा है कि वो पूरी तैयारी के साथ अच्छी तरीके से किसी को इन्फॉर्मेशन भी बेसिक तरीके से दे पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, जिससे अन्य सभी लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।